हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पेपर तो बहुत सिंपल आया था, है ना? तो वेरीफाई करना चाहते हो आंसर्स को, किसने कितना स्कोर किया? चलो हम लोग वेरीफाई भी करवा देते हैं। आप लोगों ने इतनी मेहनत जो की है ना? तो कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही होगा। और थोड़ा किस्मत ने आपका साथ दे दिया, जिसमें पेपर इतना सीबीएसई ने सिंपल बना दिया। तो अभी जो हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे बेटा 33(1), 33(2) एंड 33(3) स्टैंडर्ड का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से पेपर और पेन लेके बैठ जाओ और अपना क्वेश्चन पेपर हाथ में ले लो और चेक कर लो आपके आंसर्स क्या थे। वैसे पेपर और पेन की तो अभी कोई जरूरत भी नहीं है, आपको आंसर्स तो पता ही होंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप बस क्रॉस चेक करो कि आपने कितना कहाँ क्या स्कोर किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था आपके पास एमसीक्यूज थे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 5 equals to 0 and minus 3x is equals to 6y minus 1 has unique solution, exactly one solution, infinitely many solution और no solution। तो इसका आंसर होना था डी। ठीक है, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो दिया है वो है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी का कॉमन डिफरेंस तो -2। आई होप आपने टिक किया होगा, है ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देख लेते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस एक साथ फेंके थे। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज। डिफरेंट नंबर को शो करने की प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी थी, राइट? तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, इसका थर्ड आंसर है। उसके बाद बोला है the probability of guessing the correct answer to a certain test question is x/6। तो if the probability of not guessing the correct answer is this question to this question is 2/3, then the value of x is, तो x की वैल्यू क्या होनी थी? यहाँ पर 2 होनी थी। फॉर्मूला कौन सा लगाया था? 1 - x/2 is equals to 2/3, है ना? तो इससे हमें 2 मिला आंसर। ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। आप ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ a इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3x, b 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, c इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 एंड एलसीएम दे रखा है तीनों का, देन x की वैल्यू की क्या होगी? यहां पर आंसर है 3। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 3x - 9 आर 3। बड़ी खुशी हो रही है, हाँ, सारे आंसर्स करेक्ट होते जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन से। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टार, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. The height of the tower is, कितना हाइट होगा बेटा? 30√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, sin null इज इक्वल्स टू 1/2, देन tan थीटा प्लस null इज √3। आंसर होना था इसका ए, √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो 2 ही बन सकते हैं, है ना? 2 टेंजेंट ही बनेंगे, एक पॉइंट से एक टेंजेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड TPO इक्वल्स टू 35 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल X इज। ठीक है, एंगल x का मेजर हमें फाइंड आउट करना था। सीधे इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकती थी और चाहे लीनियर पेयर से ये 90 होता है। इन दोनों का सम कितना हो गया? 90 + 35 125। तो आंसर हो गया 125 डिग्री से। एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, राइट? एक्सटीरियर एंगल सॉरी इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। चलो नाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is trapezium। ठीक है, इसका आंसर होना था ट्रिपीजियम, क्योंकि प्रोपोर्शनली की बात हो रही है ना। यहां पर तो
जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, बट प्रोपोर्शनली तो ट्रिपीजियम में अगर इक्वल बोलते तो हम जरूर ये करते, लेकिन प्रोपोर्शनल में बोला है तो ट्रिपीजियम ही हमारा आंसर होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। एडी हमें दे दिया था 2, बीडी दे दिया था 3 और बीसी हमें दे दिया था 7.5, देन द लेंथ ऑफ डीई हमको फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर होना था सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन एचसीएफ गिवन है, ये दो टर्म्स हमें गिवन है, इन दोनों का एचसीएफ है 40 और इन दोनों टर्म्स का एलसीएम है ये। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो इसका आंसर होना था 1650 ये आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने देख लिया, कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ रेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। ये तो आपको हमने बताया हुआ है वीडियो में। मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के कवर हो रखे हैं, है ना। और अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर, तो क्या होगा इसका आंसर, √3 √27। If a digit is chosen at random from the digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the probability that this digit is an odd prime number, तो इसका आंसर होना था 1/3। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो बेटा एक सिंपल सी बात याद रखा करो, जिनका गलत भी हुआ है अगर ये इरेशनल नंबर तो एक ऐसे डिजिट है जो खत्म ही नहीं हो रही है। तो अगर हमने आपको बोल दिया कि किसी इरेशनल नंबर में किसी नंबर को ऐड करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक हम जो वैल्यू बोल रहे हैं वो खत्म ही नहीं हो रही है, चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। आप क्या बोलोगे, मैं बोलूंगी अच्छा 3 को इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करो, और बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, तो आप तो यही बोलेंगे ना, अरे 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 मैम रुक जाओ, कहाँ बोलते जा रहे हो, खत्म तो करो, सब्ट्रैक्ट कैसे करूं मैं। तो जब वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही है तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ना प्लस हो सकती है ना मल्टीप्लाई हो सकती है, और ना ही वो डिवाइड हो सकती है। तो फिर कभी भी इरेशनल नंबर चाहे मल्टीप्लाई होता है, चाहे डिवाइड होता है, चाहे प्लस हो या चाहे माइनस हो, रैशनल से आंसर हमेशा इरेशनल ही होता है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। ठीक है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, 15 है ना, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना होना था, 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, राइट। उसके बाद मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी हमको, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का मीन कितना है बेटा, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। ठीक है, तो फर्स्ट 3 है ना, तो 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42। उसके बाद मीन ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, तो लास्ट 3 17 इंटू 3 हम कर देंगे, तो कितना मिला, 51। तो इन दोनों को हमें क्या करना था, देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो निकलनी थी ना, वो निकलनी थी 42 प्लस 51, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना था 75 से, तो आंसर कितना मिलना था, 93 माइनस 75 इज इक्वल टू 18। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है द पेरीमीटर, इसका आंसर 18 टेक कर लिया ना 16 का। देखो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 एंड द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था, पेरीमीटर निकालना था सेक्टर का। ठीक है, तो इसका आंसर कितना लिखा है आपने, इसका आंसर है 25, बी को टिक करना था। ठीक है, पेरीमीटर निकालना था ना, तो फॉर्मूला आना था 2r, नीचे का तो आएगा ही है ना, या 2r जिन्होंने डायमीटर लिखा है, चाहे डायमीटर लिखा है या चाहे 2r लिखा है, d और 2r। ठीक है, प्लस वैसे तो लिखना नहीं था फॉर्मूला, क्योंकि ये तो क्या था हमारा अपॉन 360, ये तो हमारा MCQ था, तो फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर 25 होना था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle. MN
mn जो है ये कॉर्ड है एंड टेंजेंट ml एट पॉइंट m मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्रीज। ये जो टेंजेंट है ना यहाँ पर 70 डिग्रीज का एंगल बन रहा है विद mn। द मेजर ऑफ MON, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर होना था 140। कूद रहे हो, हाँ सब सही है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, एक आधा गलत भी है तो चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 हमने कर लिया ना, ओके फिर उसके बाद आ जाता है असर्शन रीजन। तो बेटा इसमें क्वेश्चन हम रीड नहीं कर रहे, इसमें डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। देखो बेटा 19th का होना था डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ठीक है, और 20 का होना था ए, ठीक, दोनों ठीक है, रेशियो निकालनी थी ना। चलो भाई जल्दी से सेक्शन बी पर आ जाओ। चलो जितना खुश आप हैं उतना खुश हम भी हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का भी एग्जाम बहुत अच्छा गया। एक बच्चा है उत्कर्ष, थोड़ा सा वो परेशान था क्योंकि उसने हमें प्रॉमिस किया था कि मैम मैं 100 on 100 लेके आऊंगा मैथ्स में, बट थोड़ा उसने खुद को चैलेंज कर लिया और एक क्वेश्चन उसने चैलेंज में लेके और कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, सिंपल वाला अटेम्प्ट ना करके उसने टफ वाला अटेम्प्ट कर लिया, जबकि सिंपल वाले का डायरेक्ट आंसर आना था। वहां में भी देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड है 99 पे। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn. तो इसकी probability तो होगी as a queen of heart, heart है ना, एक ही होता है ना क्वीन ऑफ हार्ट, तो 1/52 की प्रोबेबिलिटी होनी थी। और इज नॉट अ जैक, तो जैक नहीं है, तो 4 जैक हटा दिए तो कितना मिला बेटा 48/52। तो इसका आंसर कितना होना था 12/13। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। इफ रहने देते हैं इसको, इफ 2x + y = 13 एंड 4x - y = 17 फाइंड द वेरिएंस ऑफ x - y। देखो भाई इसको जब तुमने सॉल्व किया होगा तो x की वैल्यू तो मिली है हमको, x = 70, x की वैल्यू मिली है 70 और y की मिली है 25, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 70 - 25 कितना मिला देख लेना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन कर दिया, रुको 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 रुको, ये वाला तो है ही नहीं। देखो हाँ, इसमें तो x की वैल्यू मिली थी 5, ठीक है, और y की वैल्यू मिली थी 3, तो आंसर था इसका 2, इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पर सॉल्व तो कर ही लिया होगा आपने, है ना, कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई किया होगा, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन बन गई होगी, पहले x की फिर y, पहले y की फिर x की वैल्यू निकाल के दोनों को आपस में सबट्रैक्ट तो करना था। इसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही थी, एक पहली इक्वेशन बननी थी x + y, क्योंकि यहाँ सम की बात हो रही है, तो x + y = 105 और फिर x - 5 = 45। तो यहाँ बेटा x की वैल्यू मिली है 70 और y की वैल्यू मिली है 25। तो जिन्होंने B किया है वो B चेक कर लो, जिन्होंने A किया है वो A चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A 7 and 1 एंड B 3 and 5। ऑलराइट, ये सारे के सारे टॉपिक्स ना हमने अपने वीडियो में कवर किए थे जब अभी इससे पहले जो वीडियोस बनाई थी, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है, जिन बच्चों ने देखी होगी उनको पता होगा, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो इसमें हमें बताना था कि ये P जो है वो इक्विडिस्टेंट है इससे। इक्विडिस्टेंट की बात की है ना इन्होंने, तो कुछ इस तरह से बना होगा आपका, है ना, ये है A, ये है B और ये है P, ठीक है। तो A की वैल्यू है 7 1 और B की वैल्यू है 3 and 5, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपका यूज होना था, इसके भी मार्क्स मिलने थे आपको। x2 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आधा नंबर इसका, आधा नंबर 1 नंबर मेथड का और आधा नंबर आंसर का, ठीक है। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आनी थी इसके अंदर, तो PA = PB, PB,
ठीक है, तो इसका आंसर जो मिला है वो मिला है -14x -2y + 6x। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेना इक्वेशन बना के दिखा दें इधर। देखो इक्वेशन जो इसकी मिली है हम लोगों को वो मिली है x - 7 द होल स्क्वायर प्लस y - 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो x - 3 द होल स्क्वायर प्लस y - 5 द होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व किया होगा आपने, तो जो इक्वेशन मिली है वो है x² - 49 - 14x प्लस y² + 1 - 2y। और इसकी जो इक्वेशन मिली है बेटा वो मिली है x² + 9 - 6x प्लस y² + 25 - 10y। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाना था, ये भी है ना, x² y² ये सब कट के, और फिर हमारी ये इक्वेशन कहाँ गई इक्वेशन, अरे सभी मिक्सअप हो गई। हाँ इक्वेशन, फिर हमें ये आंसर मिलना था सिंपल। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23 भी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 23 का बी पार्ट। पॉइंट ए कि दो हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बी के भी दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर ये लाई कर रहे हैं, राइट। ये है 5 7 एंड दिस इज ओ है ना, ओ का पॉइंट दे रखा है, तो ये दे रखा है 2 and -3y है ना, और फिर ये पॉइंट दे रखा है ए बी, ये है ए और ये है बी। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करना था, इसको किस फॉर्मूला से सॉल्व करना था। देखो इसकी जो इक्वेशन बनी है ना, इसकी इक्वेशन बनी है हमारे पास, देखो इसकी इक्वेशन बनी है ओ ए, ये ओ है ना, तो इक्वेशन लिख रहे हैं सीधा। ठीक है, थोड़ा सा इसे, चलो ठीक है आप यही देखो, देखो ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, राइट। उसके बाद यहां पर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, यहां पर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, तो ये तो हो जाएगा 2 + 1 द होल स्क्वायर प्लस -3 - y द होल स्क्वायर, और यहां पर होना था 2 - 5 द होल स्क्वायर प्लस -3y - 7 द होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, देखो 9 + 16y² इज इक्वल्स टू 9 + 3y + 7 द होल स्क्वायर हो जाना था। ठीक है, फिर होना था 16y² इज इक्वल्स टू 9y² प्लस 42y प्लस 49। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ आना था 7y² माइनस 42y माइनस 49 इक्वल्स टू 0। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके बेटा जो y की वैल्यू मिली है ना, हमें जो जीरो मिले हैं -1 और 7 मिला है, तो रेडियस हमको कितना मिला ओ ए में 2 + 1 वैल्यूज को हमें फिर सब्स्टिट्यूट कर देना था, फिर 3 + 1 द होल स्क्वायर, तो कितना हो जाना था, ये मिलना था 5। और वैसे ही ओ बी मिलना था √793। ठीक है, नहीं √793 कैसे मिलेगा, यहां मिलेगा 3 और क्या वैल्यू है यहां पर 3 का, ये तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 y की वैल्यू कितनी मिली है हमको, y की वैल्यू मिली है -7 प्लस 7 द होल स्क्वायर। भाई इसका आंसर तो यही मिलना था 793। ठीक, ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल था, SAS रूल से इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना था। दिया हुआ है EA जो है वो EC के इक्वल है, EB जो है वो ED के, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, तो SAS सिमिलैरिटी रूल से इसको हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्रीज अपॉन sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज, इसको कैसे करना था। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखो इसके अंदर आपको जो वैल्यूज दिए थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ कर लिखना था। कैसे, यहाँ दिया है cos 45 डिग्रीज,
cos 45 का मतलब क्या होता है? cos 45 का मतलब होता है 1/√2। लेकिन इसको इस तरह से ना लिख के इसको √2/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का मतलब क्या है बेटा? √2 इंटू √2। इसे कट गया तो ये हो गया ना 1/√2। ठीक है, उसी तरह से साइन sec 30 को भी लिखा है। sec 30 डिग्री कितना होता है? 2/√3। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट रहा है तो 2/√3 मिल रहा है ना, तो इसीलिए इसको इस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में हमने लिखा है? 2√3/3। ठीक, किसको? sec 30 डिग्री को। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनी हमारी? देखो, √2/2 प्लस √3/2 और यहां आ जाएगा 2√3/3 प्लस 2√3/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा √2 प्लस √3 और नीचे कितना आ गया? 3। ये आ गया √3 प्लस 2√2। ठीक है, अब यहां पर क्या किया? देखो, ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो 3 आ गया इधर, √2 प्लस √3 और यहाँ आ गया 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था बेटा? ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया था, तो ये 3 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√2 और ये 3√3 अपॉन, या ऐसा करते हैं, इसमें ना आप दो चीजें कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि यहाँ तो 3 तो कॉमन ले लिया, √2 की वैल्यूज लिख लो, 1.414 प्लस √3 की 1.732 होती है ना। उसके बाद बाहर 2 एक और कॉमन ले लिया और अंदर √3 प्लस √3। अच्छा, ये तो 4√3 हो गया ना, तो 8√3 मिल गया हमको यहाँ पर, है ना। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके और 1.414 प्लस 1.732 अपॉन 8 1.732 और जब इसको पूरा सॉल्व किया ना इक्वेशन को, तो यहां मिला है 9.438 अपॉन 13.856 और इसका जो आंसर मिला है वो आंसर मिला है बेटा 0.68। ये इसका आंसर है 0.68। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया होगा उनके लिए क्लैपिंग, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है क्वेश्चन नंबर 26 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है बेटा? If the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of first 17 term is 289, find the sum of its first 20 terms का हमको निकालना था। All right, तो S7 हो जाएगा, तो S7 हो जाएगा हमारा, S7 देखो कितना है 49 है ना, और S17 17 टर्म्स का दे रखा था तो 289, हमें 820 फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो पहले तो S7 जब निकाला होगा आपने तो इक्वेशन बनी होगी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और फिर जब S17 निकाला तो उसकी इक्वेशन बनी है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, और इन दोनों को जब सॉल्व किया होगा तब यहाँ पर जो d मिला है, कॉमन डिफरेंस मिला है 2। ठीक है, उसके बाद उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये मिल जाएगा 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a मिल गया 1। ठीक है, तो a20 कितना हो जाएगा हमारा? a20 हो जाएगा a प्लस 19d, तो a प्लस 19, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस 19, d कितना मिला 2, तो इसका आंसर था बेटा इसका आंसर मिला है क्या निकालना था? a20 ना, तो a20 की वैल्यू मिली है यहाँ पर, a20 की वैल्यू मिली है 40। ठीक, ऑल राइट, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म of an AP is 1:3 and the sum of first 6 term is 42. Find the first term and the common difference of AP। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था इसके अंदर। ठीक है, तो वो कैसे किया है फाइंड आउट? देखो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, 30th टर्म
की रेशियो 10th और 30th टर्म की रेशियो, यानी कि इसको इस तरह से लिखना था A10 और A30, ये दे रखा 1:3। ठीक है, तो A10 कितना हो गया A प्लस 9D और 38 टर्म कितना हो गया A प्लस 29D। और जब इसको सॉल्व किया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो A मिल जाएगा हमें, A जो है वो D के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था AP का। तो वो हमें कैसे मिलेगा, सम का फॉर्मूला हमने लगाया Sn इज टू n अपॉन 2 और यहां पर आ जाएगा 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला पुट किया तो यहां पर A की वैल्यू आ जाएगी 2 और D की वैल्यू आ जाएगी 2। ऑल राइट, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 27। तो यहां दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिलेशनशिप बतानी थी, जीरोस हम आपको बता रहे हैं। पहला जीरो मिलेगा √15 प्लस माइनस, है ना। देखो कैसे किया इसको, ये दिया हुआ है ना x स्क्वायर माइनस 15 दिया है, तो इसको a प्लस बी है, माइनस बी की आइडेंटिटी आ रही है, तो प्लस √15 और माइनस √15 हो गया। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो एक वैल्यू तो मिल गई हमें माइनस √15 और एक वैल्यू हमको मिल गई x की √15। ठीक है, तो इसमें रिलेशनशिप बतानी थी, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स एंड सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना था। ठीक है, तो वो आपने बता दिया होगा बहुत अच्छे से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना था। तो देखो इसका जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बना है बेटा। ठीक है, और जो पॉइंट जिन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो है 2 और 3। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो है 2 और 3। ठीक है, तो आई होप आपने यही बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया था फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है जो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, किसको 5, 3 एंड -1 एंड 6 इज डिवाइडेड बाय y। y से इसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो यानी कि x एक्सिस तो ये y से डिवाइड हो रखा है, तो इसको k:1 की रेशियो में हमें डिवाइड करना था। ठीक है, k:1 की रेशियो में से डिवाइड करना था। तो अब इसके अंदर हमें वो रेशियोज फाइंड आउट करनी थी, इसकी रेशियोज फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया बेटा, है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और फिर दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n करके, है ना। और उसके बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया था इसके अंदर। देखो इसकी वैल्यू है 5 इंटू, सीधा करके लिख दें क्या, ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू ये k आ रहा है ना, अपॉन k प्लस 1, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी हमें ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमको मिल जाएगी इक्वल्स टू 0 रख देना इसको। ठीक है, इसी में हमको जो है इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व किया ना आपने तो k प्लस 1 है, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बेटा तो 5 माइनस k इक्वल्स टू 0 मिला होगा आपको। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ गई थी 5, तो यानी कि किस रेशियो में डिवाइडेड है ये, 5:1 की रेशियो में ये डिवाइडेड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का सेकेंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें दिया है p -2, 5, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए p के और q के। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हमारे पास p और q करके, p का है, p है और ये q है, तो -2 और 5 और ये है 3 और 2। ठीक है, तो ये किसी रेशियो में, सर्टेन रेशियो में ये डिवाइडेड है। ठीक, तो हमें प्रूफ करना था PR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QR। तो फॉर्मूला तो हमारा वही वाला आना था, कौन सा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना था। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट देख लो एक बार कैसे क्या किया है। क्या है, 2 है और -2 है और 3 है ना,
ओके 2 और 3। तो इसमें जो वैल्यूज आनी थी वो आनी थी बेटा 1, और यह आ जाएगा -2 + 2 एंड 3 अपॉन 2 + 1। ठीक है, और दूसरी आनी थी, क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ है ना ये, और दूसरी वैल्यू हमारी जो आनी थी 1, 5, 2 एंड 2 इज इक्वल्स टू, देखो कैसे पता चलेगा 2:1 की रेशियो में, देखो PR अपॉन QR इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 हो गया ना, तो PR ट्वाइस हो गया, QR 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, और यहाँ पर भी 2 + 1 आ जाना था। उसके बाद जब आपने इसको सॉल्व किया होगा ना, आपको मिला होगा 4/3 और 3। ठीक है, ये इसके आंसर थे। फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं तो पता ही होगा, आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ था, प्रूव दैट sin θ -2 sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। देखो सिंपल, इसके अंदर क्या करना था, sin थीटा दे रखा है ना, तो इसको हमें कन्वर्ट करना था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो sin थीटा को sin θ -2, देखो इसको हमने कन्वर्ट किया बेटा, किस में कन्वर्ट किया, साइन अपॉन कॉस में। ठीक है, दोनों वैल्यूज को हमने डिवाइड किया है, किससे, कॉस से डिवाइड कर दिया था। और इक्वेशन जो हमारी बनी है वो बनी है कॉस से डिवाइड करने के बाद इसको और इसको, तो इक्वेशन बनी है tan थीटा 1 - 2 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये तो हो गया हमारा tan थीटा 1 - 2 ब्रैकेट ओपन कर दी ना, प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो कितना मिला, tan थीटा, और यहाँ मिला 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, -1। ऑल राइट, तो ये कितना मिला है, 1 माइनस, अच्छा यहाँ तो 2 है ना, ये प्लस का साइन नहीं है बेटा, यहाँ पर 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये +2। ठीक, तो इसको घुमा के लिख दिया, cos को इधर लिया और 1 को इधर लिया है, तो cos इधर चला गया हाँ, cos प्लस में है और 1 माइनस में है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को काट सकते हैं हम, है ना। क्या कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 30 अब हम लोग देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हमने cos कॉमन लिया, इसमें से हमने sin कॉमन लिया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, देखो इसमें से cos, इसमें से ऊपर से sin कॉमन लिया तो आ जाएगा sin थीटा, इधर बचा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर cos कॉमन ले लिया तो बन जाएगा cos थीटा, और यहाँ बन जाएगा 2 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा -1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा tan थीटा, ये इसको बाद में करेंगे, इसको अभी साइन ही लिख देते हैं। ठीक है, sin थीटा अपॉन ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 1 माइनस, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा, राइट। और ये कितना हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ आ जाएगा sin थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 2 × 1 2, और यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पर क्या मिला बेटा 2 - 1 -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर, अच्छा ये 2 भी तो है, ब्रैकेट ओपन हुई तो 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो, -1 को इधर लिख दे, है ना, आपने ये किया होगा जरूर। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होना था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर भी आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
इसको काट दिया होगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके एंड पॉइंट पे दो कॉर्ड्स ड्रॉ है। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पर ये रेडियस आ रहा है और दो कॉर्ड्स हमने ड्रॉ कर दिए, सॉरी दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना था कि भाई ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो इसको सिंपली हम कर सकते थे, ये पूरा 90 बन रहा है, यहाँ पे भी 90 बन रहा है ना। तो इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, ये नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल किया होगा आपने, तो उससे हमें ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल मिल गया। ठीक है, मान लो ये एंगल 1 है, ये 2 है, या इसको एंगल 1 2 मत मानो, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, तो पूरा 90 हो गया ना। अब ये एंगल तो इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि ये देखो, इसे ए ओ बी और इसे सी कर देते हैं हम। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल, इसे 3 और इसको 4 बोल देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 हो रहा है, वैसे एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, 3 और 4 तो एक दूसरे के इक्वल है, कट गया, तो 1 जो है वो 2 के इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 हमने कर लिया है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. तो इसमें देखो डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, डिस्टेंस दिया हुआ 2800 है ना, डिस्टेंस दिया हुआ 2800 किलोमीटर, और जो है बैड वेदर की वजह से एयरक्राफ्ट जो है वो स्लो डाउन हुआ। तो यहां पर जो स्पीड होनी थी, स्पीड सीधा फॉर्मूला डालना था, स्पीड इनटू टाइम, तो कितना हो जाएगा s - 100, क्योंकि स्लो डाउन हुआ है और टाइम वो कितना ले रहा है यहाँ पर, इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर एंड बाय डूइंग सो जो फ्लाइट का टाइम है वो इंक्रीज हो गया, ड्यूरेशन जो है बढ़ गई, तो t प्लस हाफ होना था। ठीक है, उसके बाद देखो जो इक्वेशन बननी थी st इज इक्वल्स टू st प्लस s अपॉन 2 माइनस 100t माइनस 50। ठीक है, st से st कैंसिल हो जाना था, तो हमारे जो यहाँ पर s माइनस 200t माइनस 100, तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद देखो जो टाइम मिलेगा ना आपको वो मिलेगा 7/2। देखो s जो मिला है, s मिला है 800 और दूसरी जो वैल्यू मिली है इसकी वो मिली है -700। ठीक है, तो टाइम हम ले लेंगे क्योंकि नेगेटिव में तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, ऑब्वियसली हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे, तो 800 अपॉन 300 कर दिया। ठीक है, नॉट 800, 2800 अपॉन 300, तो इससे मिल गया 7/2, तो आंसर आ जाएगा 3.5 आर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का। देखो अब नेक्स्ट दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सिंपल देखो, न्यूमरेटर x ले लिया होगा आपने और डिनोमिनेटर 2x + 1 क्योंकि बढ़ा हुआ है ना, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नंबर। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर इज, इन दोनों का सम कितना है बेटा, इतना। फाइंड द फ्रैक्शन। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, देखो इसके फ्रैक्शन के और इसके रेसिप्रोकल का सम बोला है इन्होंने, वो कितना बोला है 2 16/21। ठीक है, इसकी इक्वेशन बननी थी, इसकी इक्वेशन बन के देखो, इसकी जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास बनी है 11x² माइनस 26x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इसकी मिडिल टर्म जब स्प्लिटिंग की है तो x की वैल्यू मिली है -11/7 और दूसरी मिली है y। तो फ्रैक्शन क्या बना इसका, फ्रैक्शन बना 3/7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the
top of a 20 meter high building are 45 degrees and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. अब देखो from the point on the ground से point पे the angle of elevation, ऊपर देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर तुम्हारा है ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, ये बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर जो है ये फिक्स्ड है, तो यहाँ से जब ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो 45। तो आई होप आपने यही बनाया होगा, ये है 45 और ये है 60 डिग्री। ठीक, चलो ये बना लिख लिया A B C और इसको बना देते हैं D। ये बना दी, बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, ठीक है, ये हमने H ले लिया। ठीक, तो पहला जो बना हमारा tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू BC अपॉन tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। तो AB कितना मिल गया हमें 1, ये बेस मिल गया 1। ठीक है, इसके बाद tan 60 ले लिया, tan 60 की वैल्यू कितनी मिल गई BD अपॉन AB, है ना। तो AB हमें 1 मिला हुआ, BD हमारा कितना है BD 20 है ना, तो मिल जाएगा tan 60 हो गया √3, BD हो गया 20 प्लस H अपॉन 1, है ना। नहीं, BD हो गया H प्लस 20 अपॉन BC है ना, H प्लस 20 अपॉन BC हमारे पास कितना था AB, ये हो गया 1। अच्छा, तो BC की वैल्यू हमको कितनी मिल गई बेटा, देखो ना यहाँ पर गड़बड़ कर दी ना, तो tan 45 है ना, ये tan 45 का मतलब हो गया 1 और BC हो गया 20 अपॉन AB। तो AB कितना मिल गया 20 मिल गया ना, AB तो नॉट 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू H प्लस 20, तो 20 इधर जाएगा तो 20 √3 माइनस 20, तो इसका होना था 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, H होना था इसका 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। और जिन बच्चों ने √3 की वैल्यू पुट करके निकाला है तो उनका भी ठीक है, उनका बहुत बढ़िया है। ऑलराइट, चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ a solid cylinder of height 200 centimeter and the base diameter 28 centimeter। तो इन्होंने हमसे पूछा है what is which is surmounted by another cylinder of height 50 centimeter and radius 7 centimeter, find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का, है ना। रेडियस दिया हुआ है हमको, है ना, क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, नहीं रेडियस तो हमको फाइंड आउट करना ना। हाइट हमको दे रखी है 50, R2 दे रखी है 28 अपॉन 2, कितना हो जाएगा डायमीटर 14। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका जो है वो फिगर ड्रॉ होना था। ये डायमीटर कितना दिया हुआ है 28, ठीक है, डायमीटर डायमीटर हो गया 28, ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 50 और यहाँ पर इसका डायमीटर दिया हुआ है 7। ठीक है, तो अब फॉर्मूला जो देखो हाइट दे रखी है 200, तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना था ना हमको, तो इसमें तो फॉर्मूला आना था पाई आर स्क्वायर एच। देखो R2 ले लेंगे ना हम लोग, तो इसमें जो फॉर्मूला डालना था पाई R2 स्क्वायर एच प्लस पाई R1 स्क्वायर एच। ठीक है, हमने यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया था, तो R2 स्क्वायर एच प्लस R1 स्क्वायर एच होना था। ठीक है, H1 और H2 दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पर हो जाएगी H2, यहाँ हो जाएगी H1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिला होगा वो आपको मिला होगा अगर 103900, तो आपका आंसर करेक्ट है। और मास जो हमको मिला है वो मिला है 104720। अगर ये मिला है तो योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, यू नीड टू ईट आमंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 ये हमने देख लिया ना, 32 तो हो गया ना हमारा। ओके देखो, स्टेबल ऑनर वाला क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट आंसर इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एरिया मिलेगी इसकी 400 मीटर स्क्वायर, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड। टोटल फील्ड का एरिया मिला है 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर, फाइंड द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स। तो इसमें फॉर्मूला आना था, रेडियस हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला आना था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बस इससे हमको यहाँ पर रेडियस 7 से कितना बढ़ गया, 10 हो गया ना, तो रेडियस 10 लगा के थीटा कितना है 90 है, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस हो जाएगा 10 इंटू 10, और इससे हमें आंसर फाइंड आउट करना था। और उसके बाद थर्ड पार्ट का आंसर होना चाहिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज्ड इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होना था 246 मीटर स्क्वायर, ठीक। चलो भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 का भी क्वेश्चन नहीं रीड कर रहे हैं, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर फ्रॉम द अबव आंसर फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले तो इसको आपने कन्वर्ट किया होगा एज को, है ना। कैसे 14.5 कैसे लिखा होगा बेटा इसको, 14.5 टू 20.5। इसका कितना था 20.5 टू नहीं 14.5 टू 19.5, फिर 19.5 टू 20.5, है ना। फिर सॉरी 19.5 टू 24.5, और यहां पर आना था 20.5। देखो ये लिखना था 14.5, यहां पे 1 माइनस 0.5 माइनस करते हैं, यहाँ 0.5 ऐड करते हैं, टू 19.5, फिर 19.5 टू 24.5, फिर 24.5 टू 29.5। तो इस तरह से इसके जो है क्लास इंटरवल्स बनाने थे। अब यहाँ पर बोला है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा। तो मॉडल क्लास तो हो गई 132, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी 132 है। तो इन्होंने इसकी लोअर लिमिट पूछी है, तो इसकी लोअर लिमिट हो गई ये 19.5, तो इसका आंसर होना था 19.5, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द अबव, फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डाटा। तो इसकी मीडियन क्लास बतानी थी बेटा, मीडियन क्लास हो जाएगी 19.5 टू 24.5, ठीक है, मीडियन क्लास बतानी थी। फिर फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ एज लेस देन 50 हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो हो जाएगा 62 प्लस 10 कर देंगे, ठीक है, अंडर 50, तो 62 प्लस 10 कितना हो गया 72, ऑलराइट। अच्छा, फाइंड द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये तो आपको बताया था 3 मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड, मीडियन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गई इसकी, हमने बता दिया एम्पिरिकल रिलेशनशिप, ठीक। ओके, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंस स्टूडेंट्स। देखो यहां पर पहले तो इसके हमें फैक्टर्स लेने थे, है ना, 1 7 3 2 5 0। तो इसके फैक्टर्स मिले हैं हमें 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक। अब 3 ले लेते हैं।
3 2 6, 8 24, वापस से 3 ले लेते हैं, 3, अच्छा नहीं ये तो 3 से नहीं जाएगा, इसको 5 से कर देते हैं, 5 बन जा 5, ये भी 5 से जा रहा है, 5 से जा 15, 18 19, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ये भी 5 से जा रहा है। अब ये 7 से जा रहा है और ये 11 से जा रहा है ना। तो ये हमें इसके फैक्टर्स मिले थे, तो क्या क्या मिले आपको, देखो एक तो मिला है 2 स्क्वायर, डिफरेंट कलर से इसको लिख देते हैं है ना बेटा। देखो एक तो मिला है इसका 2 स्क्वायर, नहीं एक तो मिला है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7 इंटू 11। तो इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा, जो यूज्ड बाय स्टूडेंट है 3 है ना। उसके बाद बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन क्लास, तो कितने स्टूडेंट्स है क्लास में, 7 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट इज 11। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, 5, सबसे ज्यादा तो 5 ही यूज हुआ है ना, ठीक है। तो ये था हमारा सेट 1, ठीक है बेटा। अब हम सेट 2 देख लेते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ऑल राइट। तो चलो बच्चों सेट 2 भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने सेट 1 में डिस्कस कर लिया था, इसका आंसर है 125। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा ऑप्शन 2 करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, इसका आंसर 125, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 करेक्ट है, 30√3। ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, है ना। ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना मिल रहा था हमको, 140, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मिल रहा था इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर है इसका 126, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर है 1/3। देन क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रिपीजियम था आंसर, है ना, इसका आंसर था ट्रिपीजियम। और क्वेश्चन नंबर 9 में इसका आंसर है 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में इसका आंसर है 3/4। मोस्ट वन टेल, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most one tail, तो at most one tail 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 पता है ना कैसे होगा, देखो या तो हेड हेड मिल सकता है, टेल टेल मिल सकता है, HT मिल सकता है, TH मिल सकता है। तो गेटिंग मोस्ट वन टेल 1 2 3, तो 3 और टोटल आउटकम्स है 4, तो 3/4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बेटा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 3 एंड -3/2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 3, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है √3। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 16 क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है 15, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं असर्शन रीजन पे, ये सबके सेम थे, ठीक। तो वो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। असर्शन रीजन फर्स्ट और सेकंड का तो सेम ही है ना, सेट 1 सेट 2 का, ठीक है। तो असर्शन रीजन हमने डिस्कस कर लिया है, दोनों का सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, इसका आंसर कितना होगा, sin 45 - tan 45 डिग्रीज कितना हो जाएगा, 1/√3
साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा 2 इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये हमने कर लिया था क्वेश्चन बेटा, P = PB, तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा? अच्छा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सच दैट P की वैल्यू दे रखी है x y इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहां पर हमको इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x - y = 2, क्योंकि PA जो है वो PB के इक्वल है। तो रिलेशन क्या है इसके बीच में? इसके बीच में रिलेशन बन रहा है x = 2 + y। ठीक है, बी पार्ट देख लो इसका, पॉइंट A एंड B, पॉइंट A, B एंड C, ये वाला क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी हमने डिस्कस कर लिया है, इसका आंसर था 1/52 और इसका आंसर था इज नॉट अ जैक 48/52, यानी कि 12/13 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। यहां पर हमको क्या मिला था? x की वैल्यू मिली थी 75 और y की वैल्यू मिली थी 30। ये क्वेश्चन भी हमने एसएस रूल से सॉल्व कर लिया था। ठीक है, देन x - y + 1 = 0 एंड x + 5 = हाँ, ये भी हमने कर लिया था। इसमें हमें बताना था सॉल्व द फॉलोइंग ग्राफिकली, लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या करेंगे? देखो, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके हमको क्या मिलेगा? sin स्क्वायर A - cos स्क्वायर A। ठीक, तो यहां पे देखो माइनस से माइनस चला गया, तो ये आ जाएगा sin A + cos A द होल स्क्वायर, प्लस इसका भी आ जाएगा sin A - cos A द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर आइडेंटिटी आ जाएगी a + b द होल स्क्वायर की, इसमें a - b द होल स्क्वायर की। जब उसको आप सॉल्व करोगे ना, तो इसमें 2 sin A cos A आएगा प्लस में, और इसमें 2 sin A cos A माइनस में आएगा, दोनों को काट दिया होगा, तो आपके पास sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A आ गया है ना। 2 sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A, तो 2 sin स्क्वायर A और 2 cos स्क्वायर A आ गया होगा। तो 2 लिख के ये sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A होता है 1, और यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर A - cos स्क्वायर A। cos स्क्वायर A का फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पर -1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर था तो ऑब्वियसली आपने खोल के इसका साइन चेंज किया होगा, प्लस sin स्क्वायर A बनाया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/2 sin स्क्वायर A - 1। ठीक है बेटा, इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दी थी ना, देखो sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A + 2 sin A cos A। न्यूमरेटर हम सॉल्व कर रहे हैं ऊपर, प्लस इसके अंदर भी सेम आना था sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A - 2 sin A cos A। तो देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है ना, कट गया, तो हमारे पास बचा sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A, तो 2 sin स्क्वायर A मिल रहा है हमें, प्लस 2 cos स्क्वायर A मिल रहा है, तो 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, और sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A हमें 1 मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। ठीक, उसके बाद है इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट। तो इसका हमें मिला था 1:2, रेशियो तो मिलेगी इसकी 1:2, और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। इसकी रेशियो मिली है 1:2, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इंटरसेक्शन के वो हैं 3 और 0। ठीक, चलो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका आ जाता है बी पार्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस। A का आ जाएगा 0 और -1, B का आ जाएगा 2 और 1, और C की वैल्यू आ जाएगी 0 और 3। ठीक है, तो इसमें हमें एक ट्रायंगल है, इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस, तो जो मीडियन है उसके वर्टिसेस की लेंथ हमको दे रखी है। ठीक, अच्छा, हमें मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD
ओके, तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ए बी सी, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 1, इसका दे रखा है 0 एंड -1, इसका दे रखा है 2 एंड 1, इसका दे रखा है 0 एंड 3। ऑलराइट, तो अब इसको कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो हमें ये तो पॉइंट डी है हमारा, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये बीसी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मान लो ये बीसी है, ठीक है, और ये है डी, और ये क्योंकि मीडियन है तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू हो गई 2 1 और इसकी वैल्यू हो गई 0 3, और ये 1:1 की रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इक्वल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना था और इसकी रेशियो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, 0 + 2 x2 + x1 अपॉन 2 एंड y2 + y1 अपॉन 2। तो 0 + 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी 1, ठीक है, यानी कि पहला हो जाएगा 1। फिर y2 + y1 4 हो गया, 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:2 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। चलो सॉरी 1:2 नहीं, डी के पॉइंट्स हमको x और y की वैल्यू मिली है ना भाई, तो कितना मिला था 1 एंड 2, ये वैल्यूज मिली थी ना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये मिल गई 1 एंड 2, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था और डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना था हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद जो AD की वैल्यू मिलेगी बेटा वो मिलेगी 10 यूनिट्स। ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। चलो भाई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। स्टार्टिंग में वीडियो की सेक्शन आपके सेट 1 में भी था ये क्वेश्चन, ये भी था, ये भी था, ये भी था, है ना। अच्छा, ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया है। हमें ये डिस्कस करना था मेडिसिन कैप्सूल, ये हमारे पास नहीं था। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispherical stucks to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 4 mm. Find its surface area, also find its volume. ठीक है, तो हमको क्या, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, the length of the entire capsule, तो इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया के लिए हमें सिलेंडर का और दोनों हेमिस्फीयर का निकालना था, ठीक है। तो देखो 2πr(h) सिलेंडर का हमने ले लिया, और क्योंकि दो हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का होता है 2πr², तो ये जगह 4πr², है ना। 2πr + 2πr हो जाएगा ना 4πr²। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। पहले तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा h + r, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 × 22/7। रेडियस कितना दिए 2, h + r 14 + 4, 10 + 4 कितना हो गया 14, 7 2 = 14, इसको मल्टीप्लाई किया मिलेगा 176 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको क्या मिला, ये मिला हमको सरफेस एरिया इसका। और वहीं इसका वॉल्यूम जब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr³ + πr²h, ठीक है। और इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे, देखो πr² हमने ले लिया, यहाँ हो जाएगा 4/3 r + h, तो इसकी वैल्यूज हो जाएंगी 88 × 38/21, और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी वॉल्यूम भी मिल जाएगी, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लाइट वाला हमने कर लिया, डिनोमिनेटर वाला भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो चुका है हमारा, है ना। अच्छा, ये भी सेक्शन सेट 1 के ही आपके सारे पार्ट्स हैं। तो ये था हमारा सेट 1 और सेट 2, और सेट 3 के अंदर जो है बेटा यही क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, मिक्स मर्ज होके आए हैं। तो आप चेक कर लेना अपने आंसर्स को सेट 3 वाले, ठीक है। और आपने चेक कर लिया होगा, वेरीफाई कर लिया होगा, और एक अंदाजा तो लग गया होगा कि किसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कम है ज्यादा है चलता है, हर कोई सक्सेसफुल होता है, कोई पहले होता है कोई बाद में होता है, लेकिन सक्सेसफुल हर कोई होता है अपनी लाइफ में, ठीक है बेटा। तो एक कागज का टुकड़ा कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो आप सबको पता है, ठीक। तो कंप्यूटर के एग्जाम के प्रिपरेशन को करो, और 10th की जो वेकेशंस हैं उनको एंजॉय करो। 11th की तैयारी स्टार्ट कर देना जो भी साइंस लेंगे, ठीक है, ताकि आगे चल के बर्डन ना आए, प्रेशर ना आए, ठीक है। पहले रिलैक्स हो जाओ, 10-15 दिन अपना माइंड को रिलैक्स कर लेना अच्छे से, ठीक बेटा। तो चलो अब हम लोग भी अपना वीडियो खत्म करते हैं।
बाय।